सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है तरंग और ध्वनि। इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चैप्टर को आसानी से पढ़ लीजिएगा, और मैंने आपको बहुत आसानी से यहाँ पर पीडीएफ बनाकर लेकर आया हूँ, जिससे मैं बहुत आसान वे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपका आता है तरंग। तरंग क्या होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। तरंग तो आप लोग जानते हो, जैसे ये आपका तरंग हो गया, कोई भी चीज अगर माध्यम में चल रही तो वो तरंग के ही वजह से चलती होगी, ठीक है। अब देखो तरंग की गति, तरंग की गति कैसे होती है ये भी जानना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो तरंग की गति, दोलन, कंपन व तरंग, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर पॉइंट कह रहा है, यदि कोई पिंड अपनी श्याम स्थिति के दोनों ओर, ठीक है, क्या है श्याम स्थिति, कोई उसकी श्याम स्थिति मतलब रुका हुआ स्थिति, ठीक है। ऐसा कोई चीज होगा जो ऐसे रुका होगा, मतलब एक जगह पर रुका होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्याम्य स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, रुकी हुई चीज को ही हम श्याम्य कहते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब देखो श्याम स्थिति मतलब रुकी हुई, स्थिर होगी वो एक जगह। उसके बाद क्या है, उनके दोनों ओर इधर उधर गति करती है, तो पिंड की दोलनी अथवा कंपन गति कहलाती है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो श्याम्य स्थिति क्या होगा इसमें, इस लोलक, सरल लोलक है ये। अब इसमें देखो श्याम्य स्थिति क्या होगा, श्याम्य स्थिति जब ये ऐसे लटक रहा था, ठीक है, क्या है, ये पिंड जब लटक रहा था तो इसी को हम क्या कहते हैं, श्याम अवस्था कहते हैं। मतलब वो जब रुका हुआ था, एकदम स्थिर था, ठीक है, क्या था, एकदम रुका हुआ था, तो उसे हम क्या कहेंगे, श्याम्य स्थिति कहेंगे। और गति को क्या कहेंगे, इस प्रकार इधर से इधर, तो इसी गति को हम क्या कहेंगे, दोलनी गति कहेंगे। क्या कहेंगे, दोलनी गति कहेंगे, ठीक है। समझ में आया, यही चीज होता है। श्याम्य स्थिति समझने की जरूरत थी, जो कि मैंने आपको समझा दिया। कोई भी चीज अगर स्थिर है तो उसे क्या कहेंगे, श्याम्य अवस्था में है। क्या है वो, श्याम्य अवस्था में है, ठीक है। चलो अगली बात, यहां पर क्या कहा है, अगर वो गति कर रही है, कैसे गति कर रही है, पहले इधर उधर, मतलब इधर या उधर, इधर या उधर ऐसे गति कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दोलनी अथवा कंपन गति करती है। अब कंपन क्या होता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। जैसे ऐसे कंपन करती है, ऐसे कोई भी चीज कंपन करती है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, इधर उधर कर रहा है ना, वही चीज यहां पर भी है, कंपन गति कहलाएगी, ठीक है। चलो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, लोलक की गति या ठोस पदार्थ में अणुओं की गति, ठीक है। लोलक की गति या ठोस पदार्थ में अणुओं की गति, ये दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद झूले की गति या सिलाई मशीन में सुई की गति, ठीक है, सिलाई मशीन में सुई की गति, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इत्यादि। उसके बाद क्या है, प्रत्येक दोलनी गति आवर्तीगत होती है। क्या होते हैं, प्रत्येक, जितने भी प्रत्येक दोलनी गति होती हैं वो क्या होती हैं, आवर्तीगत होती हैं, ठीक है। क्या होगी, आवर्ती मतलब फिर से वो चीज हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, प्रत्येक आवर्तीगत दोलनीगत नहीं हो सकती, प्रत्येक आवर्तीगत दोलनीगत नहीं हो सकती। क्यों, अगर एक रास्ते पर आप जा रहे हो, मान लो ये रास्ते पर जा रहे हो, फिर इस रास्ते पर फिर वापस आ जा रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर वापस आ जा रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर वापस आ जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति हो जाएगा। लेकिन दोलनीगत का मतलब कुछ इस प्रकार, ऐसे चलना, ठीक है, ऐसे चलना, इसे क्या कहेंगे, दोलनीगत कहेंगे, ठीक है। समझ में आना चाहिए। उसके बाद तरंग की गति। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तरंग की गति। अब तरंग की गति क्या होता है, यहां पर देखो क्या कह रहा है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या तरल को लहर को माध्यम मतलब क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। मतलब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर, ठीक है, किसी माध्यम, कोई माध्यम है, जैसे पानी है, एकदम शांत पानी है, उसमें एक ढेला फेंक दो, ढेला मतलब एक पत्थर फेंक दो, ठीक है। हमारे भाषा में कहते हैं ढेला, ठीक है, लेकिन आपके भाषा में कहेंगे पत्थर। कोई पत्थर फेंक दो उस पानी में, तो उसमें क्या होगा, एक तरंग की तरह, एक तरंग की तरह इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, यहाँ पर आपको मैंने चित्र में दिखाया है, कुछ इस प्रकार आपको दिखने लगेगा, दिखेगा कि नहीं,
दिखता है कि नहीं? अभी जाकर आप फेंक कर देख लो, एक बाल्टी में पानी भरो और वो बाल्टी में पानी क्या हो जाए, शांत हो जाए, और उसमें कोई भी चीज डाल दो, और डालोगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से। ठीक है, उसके बाद अब आता है विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग की गति कहते हैं। ठीक है, विक्षोभ जैसे कुछ इस प्रकार ऐसे 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 ये विक्षोभ बनेगा ना, और आगे बढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तरंग की गति कहेंगे। ठीक है, जैसे शांत जल में पत्थर का टुकड़ा मारने पर उत्पन्न विक्षोभ होना। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद क्या होता है, आपने कभी ऐसा किया है कि किसी पेड़ में रस्सी बांधकर रस्सी को ऐसे ऐसे हिलाए हो, रस्सी को क्या किया हो, ऊपर नीचे की हो, तो क्या हो गया, कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे बन गया। ऐसे रस्सी बना है कि नहीं? हाँ बना है सर। तो क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर रस्सी के एक सिरे को पकड़कर झटकने पर क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। ये भी क्या होता है, तरंग की गति होती है। अब तरंग की गति कितने प्रकार की होती है ये जानना जरूरी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जान लो तरंग क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य वही होता है जैसे दूरी। ठीक है, यहां पर देखो किसी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे हम किससे करते हैं, लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब तरंग दैर्ध्य किस किस के बीच की दूरी होती है? देखो अगर एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर कब पूरा होगा, जब क्या होगा, श्रृंग से शुरू होगा और फिर से श्रृंग तक पहुंच जाएगा। मान लो ये क्या हुआ, एक श्रृंग है और ये दूसरा श्रृंग है, मतलब दोनों आसपास के श्रृंग के बीच की न्यूनतम, मतलब श्रृंग के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वो भी आसपास के श्रृंगों के। या गर्त भी बन सकता है, या आपका इस प्रकार भी बन सकता है ना, ऐसे बन सकता है ना, ऐसे कुछ। ठीक है, या आपका कुछ इस प्रकार बन सकता है, ऐसे कुछ। ठीक, ऐसे। अब ये क्या होगा, ये गर्त हो जाएगा। अब ये दो गर्तों के बीच की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य ही कहेंगे। क्या कहेंगे? दो गर्तों के बीच की भी दूरी तरंग दैर्ध्य कहेंगे, और दो श्रृंगों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य ही कहा जाएगा। ये दो चीज समझ लीजिए। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहां पर देखो क्या होगा, एसआई मात्रक। क्या हो गया, एसआई मात्रक। तरंग दैर्ध्य एसआई मात्रक, क्योंकि वो दूरी ही है, तो दूरी का एसआई मात्रक तो जानते हो कि मीटर होता है। ठीक है, वही चीज समझ में आ गया होगा। चलो अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। आयाम। आयाम क्या होता है, इसे समझ लो। आयाम क्या होता है, दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्यम स्थिति से, ठीक है, मध्यम स्थिति से, कोई भी दोलन कर रही है उसके मध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम विस्थापन को दोलन कहते हैं। दोलन का आयाम कहा जाता है। जैसे यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ये दोलन है। ठीक है, ये दोलन है, ये सरल लोलक है। ठीक है, अब ये सरल लोलक है, यहां से गति स्टार्ट किया, इसका महत्तम क्या हो गया, ये महत्तम ऊंचाई हो गई। क्या हो गई? ये महत्तम विस्थापन हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। ठीक है, महत्तम ऊंचाई। अगर श्याम अवस्था से वो महत्तम ऊंचाई तक जाता है, अगर वो गति करता है और श्याम अवस्था से महत्तम ऊंचाई तक जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दोलन का आयाम कहेंगे। क्या कहेंगे? दोलन के आयाम कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? वही चीज है। ये चीज मैंने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया, जिसे हम क्या करते हैं, आयाम को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आयाम को हम ए से व्यक्त किया जाता है। आप देखो यहां पर आता है सूत्र। अब यहां से सूत्र बनेगा आपका। सूत्र क्या बनेगा, आइए समझ लेते हैं। सूत्र क्या बनता है, तरंग चाल। अब तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को ही तरंग चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को ही हम क्या कहते हैं, तरंग की चाल कहते हैं। अब तरंग की चाल क्या हो गया, आप एक चीज समझिए। यहाँ पर देखो तरंग की चाल क्या हो गया, यहाँ पर तरंग का वेग v हो गया जो इतना होता है, और तरंग की लंबाई लैम्ब्डा हो गया, और तरंग के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर देखो सूत्र यही बनता है। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ये सूत्र आया कहाँ से, ठीक है,
ये सूत्र आया कहाँ से? देखो ये आया कहाँ से, होता है क्या, वेग बराबर तो आपने सुना ही है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन या चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चाल आपका क्या हो गया, वी वेग है, वेग या चाल दोनों है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वी क्या हो गया, चाल हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, दूरी, दूरी क्या है, दूरी आपको मैंने बताया था, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। और तरंग दैर्ध्य को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से लिखते हैं, वही चीज यहाँ पर लैम्डा हो गया है। ठीक है, आपकी दूरी क्या हो गई है, लैम्डा हो गई है। और टी तो आप जानते हो कि समय होता है, बस वही सूत्र आपका बनकर चला आया। अब n बराबर तो आप लोग जानते ही हो, n बराबर मैंने आपको पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ाया तो ध्वन वाले लेसन में पढ़ाएंगे, क्योंकि ध्वन आगे है। ठीक है, तो ये चीज सिंपल भाषा में पहले ये सूत्र समझ लो, क्या हो गया, ये हो गया आपका v बराबर लैम्डा अपान टी। क्या हो गया, v बराबर लैम्डा अपान टी। समझ में आया, यही सूत्र ऐसे ही आया है सूत्र। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो कहाँ से सूत्र आया है सबसे पहले। ठीक है, अब तरंग के प्रकार, तरंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे तरंग की गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर तरंग दो प्रकार के होते हैं। जैसे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, ये दिशा और कण के दोलन की दिशा के आधार पर। ठीक है, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब देखो संचारण, देखो क्या है, संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर भी तरंग दो प्रकार के होते हैं। जैसे यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग, इन दोनों को क्या होगा, माध्यम की आवश्यकता होगी। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, इनमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन ये दिशा पर भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, देखो समझो पहले। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे देखो वह तरंग जिसके माध्यम के कण, ठीक है, जिसके माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होती हैं। मतलब तरंग अगर जो चल रहा है ना, उसके माध्यम क्या होगी, उसके दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, मान लो तरंग किस प्रकार चल रहा है, इस प्रकार चल रहा है, गति क्या है, इस प्रकार है। ठीक है, लेकिन वो ऊपर नीचे चल रही है। ठीक है, ऊपर नीचे चल रही है, तरंग क्या कर रही है, वो ऊपर नीचे चल रही है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन दिशा क्या है आपका, आगे की ओर, चलने की दिशा क्या है, आगे की ओर। ठीक है, चलने की दिशा क्या है, आगे की ओर है, लेकिन चल कैसे रही है, ऐसे लंबवत चल रही, लंबवत चल रही है ना, ये लंबवत चल रही है ना, लंबवत ही चल रही है ना, तो वही चीज, उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, ठीक है, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। उसके बाद रस्सी को झटके पर उत्पन्न झटकाने पर उत्पन्न तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग क्या होगा, श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। ये तो चीज समझ जाओ। दो पास पास श्रृंग या दो पास पास गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग ठोस या द्रव के ऊपरी सतह पर जा सकती है। क्या हो सकती है, ऊपरी सतह पर जा सकती है। उसके बाद द्रव व गैस में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है, उत्पन्न नहीं की जा सकती द्रव और गैस में। ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए, द्रव और गैस में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे के बारे में पढ़ लीजिए। देखो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या क्या है, इसे आसानी से पढ़ लीजिए पहले, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर होती हैं। क्या होती हैं, तरंग के चलने की दिशा के समांतर होती है। जैसे माध्यम के कण, मान लो तरंग इस दिशा में चल रहा है, तो इसके माध्यम के कण भी इस दिशा में चलेंगे। क्या होंगे, इस दिशा में चलेंगे। ठीक है, देखो उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जैसे स्प्रिंग का कंपन, क्या होगा, स्प्रिंग का कंपन कैसे होगा, स्प्रिंग की गति कैसे है, इस प्रकार। ठीक है,
स्प्रिंग की गति इस प्रकार है तो उसकी समांतर ही गति होगी, उसका कंपन भी समांतर ही होगा। ठीक है, क्या होगा, उसका कंपन भी समांतर ही होगा। ठीक है, समझ में आया, ये चीजें समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, चित्र में भी दिखाया गया है किस प्रकार चल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्जन वेव। ट्रांसवर्जन वेव में क्या होता है, ऐसे ऐसे श्रृंग और गत का निर्माण होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, उसमें श्रृंग और गत का निर्माण नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न या विरल का निर्माण होता है। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये चीज चल रही है ना, ये चीज जो पीला वाला, जहां पर गाढ़ा पीला है, ठीक है, जहां पर क्या है, गाढ़ा पीला है, ठीक है, ये गाढ़ा पीला है, चल रहा है ना। यहाँ पर क्या है, ये है आपका बहुत सघन माध्यम। क्या है, ये सघन है। और ये जो आपका लाइनिंग ऐसे 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 दूर दूर लाइनिंग दिख रही है, वो क्या है, विरल माध्यम। वो क्या है, विरल माध्यम। तो इसमें सघन और विरल दोनों बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि संपीड़न वाले स्थान पर दाब, जो संपीड़न, जहां पर संपीड़न रहेगा वहां पर दाब और घनत्व तो दोनों ज्यादा रहेगा, रहेगा कि नहीं। अगर जहां पर संपीड़न ज्यादा रहेगा वहां पर क्या होगा, दाब और घनत्व तो ज्यादा रहेगा, जबकि विरल वाले स्थान पर दाब और घनत्व तो कम होता है। ठीक है, विरल वाले स्थान पर क्या होता है, दाब और घनत्व तो कम होता है। ठीक है, यह तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, क्या होता है, यह तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, समझ में आया। जो तरंग है ना, इसको सभी माध्यम में इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अब होता है, क्या होता है यहाँ पर, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, यांत्रिक तरंगे, इसे पढ़ लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखो, वह तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। क्या होती है, संचरण मतलब चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे जल तरंगे, ठीक है, इसे भी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे, इसे भी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या है, स्प्रिंग तरंगे, इसे भी माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या होता है, ये तरंगे अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं और अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। देखो, ये तरंगे क्या हो सकती हैं, अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं और अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, इनमें दोनों प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं। ये अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं और अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, प्रत्यास्था। ठीक है, या जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंगों का किसी माध्यम से संचरण संभव हो सकता है, किसी भी माध्यम से। ठीक है, जैसे दाब, क्या हो गया, ध्वनि तरंग, ध्वन हो गया, दाब तरंग, प्रत्यास्था और यांत्रिक का वेग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बाद बाकी क्या हो जाता है, इतना सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसका वेग होना चाहिए। उसके बाद क्या हो गया, यांत्रिक तरंगे का वर्गीकरण। अब यांत्रिक तरंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट तरंगे हैं, ये ध्वनि तरंगों में भी यूज होगा। ठीक है, तो इसे पढ़ लो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पढ़ लो। ठीक है, देखो अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग कहते हैं, समझ में आना चाहिए। परंतु सभी यांत्रिक तरंगों की ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, क्या हो सकती है, बहुत सारे यांत्रिक तरंगे हैं जिसकी ध्वनि आप नहीं सुन पाओगे। जैसे भूकंप आने वाला है, उसका ध्वनि सुन पाओगे, नहीं सर, नहीं सुन पाएंगे। तो वही चीज ना, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, सुनी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए इसके आधार पर हम तीन वर्गीकरण किए हैं। ठीक है, इसका ध्वनि कितने वर्गीकरण किए हैं, जैसे देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो गया श्रव्य ध्वनि। क्या हो गया, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य का मतलब आप सुन सकते हो। ठीक है, श्रव्य ध्वनि तरंगे आप सुन सकते हो। ठीक है, समझ आए। उसके बाद अश्रव्य ध्वनि तरंगे, ये दूसरा हो गया। उसके बाद क्या होता है, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे। चलिए एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल आपके श्रव्य ध्वनि से है। ठीक है,
श्रव्य ध्वनि वैसे तीनों से पूछा जाता है, ये चीज कभी इग्नोर मत करना कि सर ये नहीं पूछा जाता तो मैं ये ना पढ़ूं, ठीक है, पढ़ना जरूरी है क्योंकि कभी भी किसी वक्त कोई भी सवाल पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, श्रव्य ध्वनि तरंगे, क्या कह रहा है, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो और इन्हें श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं, यह मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। क्या हो सकता है, ये मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है, ठीक है, ये तरंगे क्या हो सकते हैं, मनुष्य द्वारा सुने जा सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका अश्रव्य ध्वनि तरंगे, और कितने हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से 20,000। अश्रव्य ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। क्या होती हैं, ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं अश्रव्य ध्वनि तरंगे। अब ये कौन कौन सुन सकता है, ये मनुष्य तो नहीं सुन सकता, यहाँ पर पहला पॉइंट दे दिए गए, मनुष्य नहीं सुन सकता, ये अश्रव्य ध्वनि तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो, अश्रव्य तरंगे बड़े ध्वनि स्रोत या वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, जैसे भूकंप के समय पृथ्वी से उत्पन्न तरंगे, भूकंप के समय, ठीक है, पृथ्वी से उत्पन्न तरंगे। उसके बाद अश्रव्य तरंगे कुत्ते, बिल्ली, सांप, केचुआ या अन्य जंतुओं द्वारा सुना जा सकता है। जैसे जब भूकंप आना होता है तो कुत्ते बाहर क्यों चले जाते हैं, घर से बाहर क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो ध्वनि तरंगे सुनाई देने लगती है, ठीक है। भूकंप के मुख्य प्रतिघात तरंगे से पहले अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। भूकंप के मुख्य घात के पहले तरंगे जो होते हैं वो सबसे पहले अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। हृदय के कंपन से, उसके बाद क्या आता है, हृदय के कंपन से अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। जो हृदय का कंपन होता है ना, उससे भी अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे, प्राश्रव्य, ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे, ये क्या होता है, ये होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 के हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। यह भी मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, ठीक है। सर्वप्रथम गाल्टन, ठीक है, क्या है, सर्वप्रथम गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की सीट द्वारा उत्पन्न किया। किसके द्वारा, एक विशेष प्रकार के सीट द्वारा उत्पन्न किए। आजकल इसी पीजो इलेक्ट्रो इफेक्ट या क्वार्ट क्रिस्टल के दोलन द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। अधिक आवृत्ति व कम आवृत्ति की ध्वनि क्या होती है, अधिक आवृत्ति व कम आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य होने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है। क्या होती है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अश्रव्य ध्वनि, ठीक है, सुन सकने वाले जानवर गैंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी, व्हेल और कबूतर, ये सब हैं जो सुन सकते हैं, ठीक है, अश्रव्य ध्वनि, ठीक है, अश्रव्य ध्वनि, ये चीज समझ में आना चाहिए। प्राश्रव्य ध्वनि सुन सकने वाले जानवर जैसे चमगादड़, प्राश्रव्य, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि सुन सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राश्रव्य, और कुत्ते भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है, वो प्राश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तरंगे हैं, ठीक है। इन तरंगों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। चलो आइए एक एक करके विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग वैसे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती हैं। भौतिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे विद्युत चुम्बकीय, मतलब उसमें विद्युत भी प्रवाहित होगा और चुम्बकीय क्षेत्र भी प्रवाहित होगा। जैसे जो ये लाल वाला है, लाल वाला देख रहे हो ना, लाल वाले में बी लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर देखो आएगा भी, वी लिखा हुआ है ना। अब ये वी क्या है, ये चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। और ई क्या है, दोनों 90 डिग्री पर घूम रहे हैं। क्या हो रहा है, दोनों 90 डिग्री पर, ये चीज समझ में आना चाहिए। दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में 90 डिग्री पर हैं, ठीक है, और दोनों क्या घूम रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है। ये चीजें दिख गया। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों पे कंपन करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब देखो यहाँ पर सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? सभी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। उसके बाद सभी विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश के वेग इतना से गमन करती हैं, ठीक है, इतना के वेग से गमन करती हैं। उसके बाद इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य प्राश कितना होता है? 10 की पावर -14 मीटर से लेकर 10 की पावर 4 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब उसके बाद क्या होता है? पॉइंट ये। अब यहाँ पर देखो इन तरंगों के बारे में सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। विद्युत चुंबकीय तरंग को किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। ये क्वेश्चंस लिख लीजिए और इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। इन तरंगों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, मतलब अपनी सिंपल आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? जैसे गामा किरणें, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गामा किरणें बहुत ही, मैंने आपको ये पीडीएफ दे दिया हूँ, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें अब कुछ है नहीं, गामा किरणों में कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्सरे किरणें, इसे भी पढ़ लीजिएगा, इसे भी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। उसके अब पीडीएफ कहाँ पर डाउनलोड करना है ये भी देख लीजिए। पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा, ऐप पर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाओगे, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए अभी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, और जितना मैंने पढ़ाया है इससे आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ये पराबैंगनी किरणें, अब पराबैंगनी किरणें इसे भी पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसे चलिए पढ़ा देता हूं क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर पराबैंगनी किरणें, इसकी खोज रिएक्टर नामक वैज्ञानिक ने किया, और ये किरणें सूर्य के आर्क या स्पार्क, ठीक है, स्पार्क जानते हो क्या होता है? जो मोटरसाइकिल में स्पार्क प्लग लगा होता है उससे निकल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद गर्म निर्वात स्पार्क, ठीक है, गर्म निर्वात स्पार्क या आयनिक गैस द्वारा उत्पन्न होती हैं। जैसे देखो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकता है, ठीक है, ओजोन परत। अब ओजोन परत क्या होता है? O3, ठीक है, अपने पृथ्वी की रक्षा ये सबसे ज्यादा कर रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हो? सिगरेट पी के, पटाखे जला के, ठीक है, जो प्रदूषण कर रहे हो, जो फैक्ट्रियां हैं धुआं जो कर रही हैं, ये सब ओजोन, अगर धुआं का एक कण, ठीक है, धुआं का एक कण ओजोन परत के 1 लाख कण को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। ओजोन परत को कितने लाख कण को? 1 लाख कण को। अब सोचिए ओजोन परत में छिद्र हो गया, इसीलिए पृथ्वी पर कैंसर नामक बीमारी आ गई है, ठीक है। ये चीज देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? इन किरणों द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। देखो इन किरणों का मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे त्वचा में कैंसर का खतरा भी बना होता है, ठीक है। किसका खतरा? त्वचा का कैंसर का खतरा बना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? रेडियो तरंगे की खोज किसने किया? मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। इसका उपयोग रेडियो दूर संचरण में किया करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका सूत्र आप लोग देख लीजिएगा। ये सूत्र है E बराबर hc/ν। ओ क्या कहते हैं? लेमडा। क्या होता है? E बराबर hv। क्या हो जाएगा? E बराबर hv लिख लो, ठीक है। समझ में आया? E बराबर hν होगा, ठीक है, hν, ठीक है। E बराबर क्या हो जाएगा? hν। समझ में आया? और h का मान क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर देख लो, क्या होगा? 6.63 गुणे 10 की पावर -34, ठीक। बीमास भी देख लो, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। पीडीएफ हमारे ऐप को डाउनलोड करके अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको सीधा फ्री वाले ऑप्शंस में ऐसे यहाँ पर देखो, ऐसे आपका मोबाइल का वो रहेगा आइकन,
मोबाइल का आइकन रहेगा, हमारा ऐप को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद ऐसे 3 लाइन्स होंगे बगल में, 3 लाइन्स होंगे, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक ऑप्शंस आ जाएगा। ऑप्शंस में आपका फ्री मटेरियल वाला ऑप्शंस होगा, उस पर क्लिक करोगे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाले ऑप्शंस में जाओगे, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, वीडियोस मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो जाइए, आप लोग वहां पर दे सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ऐप का। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर सारे नोटिफिकेशन दिया जाता है कि कब आपका टेस्ट चालू होता है, कब आपका वीडियोज आते हैं और कब आपके पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं, ये भी आपको वहां पर नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।